पकवान देने वाला जादुई पेड़। ये कहानी जागृति और अंशु नाम की दो सगी बहनों की है। अंशु और जागृति पालमपुर नाम के गांव में अपनी माँ के साथ रहती थीं। जागृति अंशु से बड़ी थी और बहुत तेज भी थी, लेकिन वहीं अंशु बहुत सीधी सादी लड़की थी। जब वो छोटी थी तब छत से गिर जाने की वजह से उसने अपना एक पैर खो दिया था। तब से ही अंशु बैसाखी के सहारे चला करती थी। जानकी देवी को अपनी बड़ी बेटी की इतनी चिंता नहीं रहती थी, लेकिन वो अपनी छोटी बेटी के भविष्य के बारे में सोचकर बहुत परेशान होती थी। एक बार अचानक से जानकी देवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर से इलाज कराया गया तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। मरने से पहले जानकी देवी ने अपनी दोनों बेटियों से बात करने की इच्छा जाहिर की। दोनों बेटियां अपनी माँ के पास गईं, तब जानकी देवी ने कहा, मेरी बच्चियों, मुझे इस बात का आभास हो गया है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे अंशु की बहुत चिंता होती है। अंशु बहुत सीधी सादी है, ना जाने मेरे बिना उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, और ऊपर से वो एक पैर से अपाहिज भी है। जानकी देवी की ये बात सुनकर उसकी बड़ी बेटी जागृति कहती है, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। बेटी, एक ना एक दिन सबको ये दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ता है। मेरा समय अब आ गया है बेटी। मैं तुम दोनों को छोड़कर तुम्हारे पिताजी के पास जा रही हूँ। जागृति बेटी, अंशु की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। हमारा जो छोटा सा खेत है उस पर खेती बाड़ी करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना बेटी, और अपनी छोटी बहन अंशु का ध्यान रखना। ये कहकर जानकी देवी अपने प्राण त्याग देती है। माँ के मर जाने से अंशु को बहुत दुख होता है। वो फूट फूट कर रोती है। दूसरी तरफ जागृति को भी अपनी माँ के जाने का दुख तो था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत खुश भी थी, ये सोचकर कि उसके पास अब खेत आ गया है। उस खेत से उसकी बहुत कमाई होगी। दोनों बहनों ने मिलकर जानकी देवी का अंतिम संस्कार किया। अंशु बहुत उदास होकर कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी उसके पास जागृति आई और बोली, क्या हुआ अंशु, इतना दुखी होकर क्यों बैठी है? दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। देख, माँ मर गई, इस बात का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन कब तक हम रोना धोना लेकर बैठे रहेंगे? अभी हमारी पूरी जिंदगी बची है, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। चुप करो दीदी, अभी ये सब सोचने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। मुझसे थोड़ा तमीज में बात कर, समझ में आई? माँ ने मुझे तेरी जिम्मेदारी दी है, तुझे मेरी नहीं। बड़ी आई। ऐसा कहकर जागृति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जागृति को अंशु के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचती है, माँ गई तो गई, लेकिन इस अंशु की बच्ची की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोप कर चली गई। आखिर कब तक मैं इस अंशु को अपने साथ रखूंगी? कल को मेरी शादी होगी, मेरा परिवार होगा। नहीं, मैं अंशु की बच्ची को सारा समय तक अपने साथ नहीं रखूंगी, और जब तक ये मेरे साथ रहेगी तब तक इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। जागृति सोच रही थी कि आखिर वो अंशु को कैसे परेशान करे। तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक उपाय आता है और वो अंशु को आवाज देती है। अपनी बहन की आवाज सुन अंशु उसके पास आती है। तब जागृति कहती है, देख अंशु, माँ तो हमें छोड़कर चली गई और तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर चली गई। अब तू ही बता, हमारे पास इतना बड़ा खेत है, अब मैं अकेले इतना बड़ा खेत कैसे संभाल सकती हूँ? मुझे तो ठीक से खेती करनी भी नहीं आती, क्योंकि माँ के साथ मैं कभी खेत पर जाती ही नहीं थी। जब भी जाती थी तू ही जाती थी। तुझे तो खेती करनी आती होगी ना? अरे दीदी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं सारा खेत अकेले ही संभाल लूंगी। आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अंशु, तुम कितनी अच्छी हो। खेत की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर तुमने मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। तुम खेती बाड़ी संभालो और मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। हाँ दीदी, आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी खेत पर जा रही हूँ। इतना कहकर अंशु खेत पर चली जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और अंशु अपाहिज होने के बावजूद कड़ी धूप में खेतों में बहुत मेहनत करती है। अंशु अपने खेत में चावल की खेती करती है, जो कि बहुत ही अच्छी फसल के रूप में उभर कर आते हैं। उन्हें देखकर अंशु बहुत खुश होती है।
क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो बहुत खुशी खुशी अपनी बहन जागृति के पास जाती है। अरे आराम से, इतनी तेजी में क्यों चली आ रही है? पता नहीं है क्या तुझे कि तेरी टांग खराब है? अगर ऐसे ही चलेगी तो दूसरी भी खराब हो जाएगी। वैसे इतना खुश क्यों है तू? दीदी, बात ही कुछ ऐसी है। आप भी सुनोगी तो बहुत खुश होगी। मेरे साथ खेत में चलो, हमारी धान की फसल बहुत अच्छी हुई है। अंशु की ये बात सुनकर जागृति उसके साथ खेत पर जाती है और वहाँ पर धान की फसल लहराते हुए देखकर बहुत खुश होती है। इतनी अच्छी फसल देखकर जागृति के मन में लालच आ जाता है। फसल तो वाकई में बहुत अच्छी है। अगर ये अंशु की बच्ची मेरे साथ रहेगी तो मुझे फसल का आधा हिस्सा इसे देना पड़ेगा। क्यों ना मैं 2 बोरी चावल देकर इसको रफा दफा कर दूं। अपने मन में ये सोचकर जागृति अंशु से कहती है, देख अंशु, तूने मेहनत की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू ही सोच मैं कब तक तेरा बोझ उठाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तू अपने हिस्से का चावल लेकर मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? माँ ने हम दोनों को साथ रहने के लिए कहा था। अब माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तू भी मेरी जिंदगी से रफा दफा हो जा। इतना कहकर जागृति 2 दिन बाद अंशु को 2 बोरी चावल देकर घर से धक्के मारकर निकाल देती है। अंशु परेशान होकर अपने चावल लेकर नदी के किनारे बैठी होती है। वो मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। माँ, देख रही हो ना, आपके जाते ही जागृति दीदी ने कैसे अपने रंग बदल लिए। मुझे मेरे हिस्से का पूरा चावल भी नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ ये 2 बोरी चावल दिए हैं। इसमें मैं कब तक और क्या कर पाऊंगी? अंशु अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी एक गांव की सहेली आ जाती है और वो अंशु के परेशानी का कारण पूछती है। उसके पूछने पर अंशु उसे सारी बात बता देती है। अंशु की परेशानी सुनकर उसकी सहेली पूजा उसको अपने साथ घर चलने को कहती है। देख अंशु, तेरी बहन ने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तो कहती हूँ तू मेरे साथ मेरे घर चल। तुझे पता है पूजा, मुझे अपनी बहन से ये उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? ये 2 बोरी चावल लेकर मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? गलती वैसे मेरी बहन की भी नहीं है। मुझ जैसे अपाहिज और मंद बुद्धि को वो अपने पास क्यों रखेगी? तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? और तुझे किसने कहा कि तू मंद बुद्धि है? तू मंद बुद्धि नहीं है, सीधी है। हर किसी को अपनी खासियत के बारे में पता नहीं होता है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल। मेरी माँ ने आज नए चावल की खीर बनाई है। चल मेरे घर, मैं तुझे खीर खिलाती हूँ। अंशु के बहुत मना करने के बाद भी पूजा उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है और घर ले जाकर खीर खिलाती है, जो अंशु को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, मन कर रहा है बस खाती जाऊं। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया। मेरे पास एक आइडिया है। तेरे पास 2 बोरी चावल है ना, तो क्यों ना तू उन चावल से खीर बनाकर लोगों को बेचना शुरू कर दे। सच में तुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ? और क्या, मैं तेरा साथ दूंगी। तू जरूर कुछ ना कुछ कर लेगी। उसके बाद पूजा अंशु की मदद करती है। पूजा की मदद से अंशु एक भगोना खीर बनाती है और उन खीर को लेकर सड़क किनारे बेचने के लिए बैठ जाती है। लेकिन कोई भी अंशु से खीर नहीं खरीद रहा था। इन सब से अंशु बहुत परेशान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, पूजा मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। उसने मेरी कितनी मदद करी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ न कर सकी। दोपहर से एक भी ग्राहक नहीं आया है। ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अंशु ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक भिखारिन औरत आती है और उससे खीर खाने के लिए मांगती है। काकी, आज ही मैंने ये काम शुरू किया है। दोपहर से कोई ग्राहक मेरे पास नहीं आया। आप मेरे पास पहली ग्राहक आई हो। मैं आपको खीर जरूर खिलाऊंगी। बेटी, आज तुम्हारा काम का पहला दिन है और मेरे पास में देने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं है। आपके पास तो बहुत कीमती चीज है काकी, आशीर्वाद। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और ये गर्मा गर्म स्वादिष्ट खीर खाइए। वो औरत गर्मा गर्म खीर खाकर बहुत खुश होती है और अपनी पोटली में से एक मुट्ठी चावल निकालकर अंशु को देते हुए कहती है, इस एक मुट्ठी चावल के अलावा मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है बेटा। इस एक मुट्ठी चावल को आशीर्वाद समझकर तुम अपने पास रख लो।
किसी खाली जमीन पर इस चावल को गाड़ देना। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अंशु उन चावलों को खाली जमीन के नीचे गाड़ देती है। जब अगले दिन वो वहाँ जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत विशाल पेड़ उगा हुआ है। उस पेड़ को देखकर अंशु अपने मन में सोचती है, ये क्या, एक ही दिन में यहाँ इतना बड़ा पेड़ उग गया। ये तो किसी करिश्मा से कम नहीं है, लेकिन इस पेड़ से मेरा क्या फायदा। तभी पेड़ में से आवाज आती है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ अंशु, तुम मुझसे खाने पीने के कोई से भी पकवान मांग सकती हो। मैं तुम्हें स्वादिष्ट पकवान दूंगा। तुम उन सभी पकवानों को लोगों को खिला देना। लोग उसके बदले तुम्हें खुद ही बहुत अच्छे पैसे देंगे। इस तरह तुम्हारा जीवन अच्छे से व्यतीत हो पाएगा। पेड़ की बात सुनकर अंशु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पेड़ का धन्यवाद करके पेड़ से खाने को ढेर सारा पकवान मांगती है। पेड़ अंशु को ढेर सारा पकवान दे देता है, जिनको लेकर अंशु लोगों को खिला देती है। लोग अंशु को पकवान का बहुत अच्छा दाम देते हैं, जिससे कि एक ही दिन में अंशु के पास ढेर सारा पैसा आ जाता है। ये सारी बात अंशु पूजा को बताती है। फिर पूजा और अंशु मिलकर एक बड़ा सा ढाबा खोल लेते हैं और उसमें जादुई पेड़ से मांग कर ढेर सारा पकवान बेचने लगते हैं। देखते ही देखते इस तरह उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरी तरफ जागृति अपने खेत में जितनी बार भी खेती करती है, उसकी सारी फसल खराब हो जाती है और अब वो गांव में दर दर भटक कर भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। इस तरह दोनों बहनों को उनके कर्म के हिसाब से फल मिल जाता है। इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।